नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक जानी मानी किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। नमस्कार। पैसों को लेकर हमारी सोच बनती कैसे है? क्या स्कूल की पढ़ाई और एक अच्छी नौकरी ही काफी है, या फिर अमीर बनने का कोई और रास्ता है? आज हम इन्हीं सवालों से थोड़ा जूझेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के एक रिव्यू के जरिए। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा विश्लेषण है और हम इसी के आईने में झांक कर देखेंगे कि यह हमारी सोच को कैसे चुनौती देती है। ये रिव्यू एक बुनियादी पहेली सामने रखता है, क्यों कुछ लोग जो शायद अकादमिक रूप से उतने सफल नहीं, वो आर्थिक रूप से बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि बहुत पढ़े लिखे लोग जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेहनत या डिग्री की बात नहीं है, कुछ और भी है शायद। हाँ बिल्कुल, और वो कुछ और ही असल में हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। इस रिव्यू के आधार पर हम दो बिल्कुल विपरीत आर्थिक दर्शनों को समझने की कोशिश करेंगे। एक जो हमें सुरक्षा और नौकरी की तरफ ले जाता है, और दूसरा वो जो संपत्ति बनाने और पैसे से पैसा कमाने पर जोर देता है। देखते हैं ये सोच हमें कहाँ ले जाती है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। ये कियोसाकी के अपने पिता हैं, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, उच्च शिक्षित सरकारी नौकरी में, पर हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते हुए। और दूसरे हैं उनके दोस्त के पिता रिच डैड, कम औपचारिक शिक्षा पर व्यवसाय और निवेश की दुनिया के माहिर और बेहद अमीर। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस पूरी सोच का आधार है ना? हाँ बिल्कुल, यहीं से दो अलग रास्ते निकलते हैं। पुअर डैड का रास्ता पारंपरिक है, खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, मेहनत करो और रिटायरमेंट का इंतजार करो। हाँ, जो हम सब सुनते आए हैं बचपन से। वही, उनका जोर अकादमिक सफलता, जॉब सिक्योरिटी और रिस्क से बचने पर था। जैसा कि रिव्यू इशारा करता है, उनके लिए कर्ज एक बोझ था और फाइनेंशियल वर्ल्ड वो एक तरह की पहेली। दूसरी तरफ रिच डैड का मंत्र एकदम अलग था। उनका कहना था, नौकरी ठीक है, पर असली लक्ष्य ये होना चाहिए कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहो। अच्छा, पैसा मेरे लिए काम करे, कैसे? हाँ, उसके लिए जरूरत थी वित्तीय शिक्षा की, फाइनेंशियल एजुकेशन की, संपत्ति बनाने की कला सीखने की, और यहाँ तक कि सोच समझकर कर्ज का इस्तेमाल करके उससे और संपत्ति बनाने की। ये एक एम्प्लॉय माइंडसेट बनाम एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर माइंडसेट का सीधा मुकाबला है। रिव्यू में ये बात साफ तौर पर उभारी गई है। यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है मेरे मन में। रिव्यू इस बात पर काफी जोर देता है कि औपचारिक शिक्षा से ज्यादा जरूरी वित्तीय शिक्षा है, लेकिन आजकल तो हर तरफ डिग्री और क्वालिफिकेशन की बात होती है। ऐसा क्यों कहा गया है रिव्यू में? स्कूल और कॉलेज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, ये सब महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पैसा कैसे काम करता है, बजट कैसे बनता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज क्या है, ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान है ना, ये अक्सर हमारे सिलेबस से गायब रहता है। हाँ, ये तो है। रिव्यू इसी कमी की ओर इशारा करता है। रिच डैड के नजरिए से ये ज्ञान आपको खुद हासिल करना होगा, किताबें पढ़कर, सेमिनार अटेंड करके, या फिर अनुभवी लोगों से सीखकर। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, पैसा कमाना सिखा सकती है शायद, लेकिन पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना और उससे अपने लिए काम करवाना, ये सब तो फाइनेंशियल लिटरेसी से ही आता है। सही बात है, ये हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है जिस पे रिव्यू में काफी जोर है। संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लाइबिलिटीज के बीच का महीन फर्क समझना। सुनने में ये थोड़े भारी भरकम अकाउंटिंग शब्द लगते हैं, पर रिव्यू कहता है कि ये आम आदमी के लिए समझना बेहद जरूरी है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? रिव्यू इसे बहुत सीधे तरीके से समझाता है। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, सीधी सी बात। और देनदारी यानी लाइबिलिटीज वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उससे किराया आ रहा है, तो वो एक संपत्ति है। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है जिससे डिविडेंड मिल रहा है, वो संपत्ति है। लेकिन अगर आपने एक महंगी कार लोन पर ली है जिसके आप हर महीने ईएमआई भरते हैं, तो वो एक देनदारी है, क्योंकि वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। बिल्कुल सही। और यहीं पर वो नुक्ता है जिसे रिव्यू सबसे अहम मानता है।
इसके मुताबिक अमीर लोग लगातार संपत्ति खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए और पैसा कमाएं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब लोग अक्सर देनदारियां खरीदते हैं पर उन्हें गलती से संपत्ति समझ लेते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे अपना घर। हम उसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, है ना? पर अगर उसकी मोटी ईएमआई जा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है, मेंटेनेंस में लगातार पैसा जा रहा है, तो रिच डैड के नजरिए से वो एक देनदारी है, जब तक कि आप उसका कोई हिस्सा किराए पर ना दें या उससे कोई इनकम ना पैदा करें। हाँ, अगर वही घर किराया दे रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो संपत्ति है। रिव्यू के अनुसार यही बुनियादी फर्क समय के साथ अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा करता जाता है। अरे बाप रे, ये घर वाला उदाहरण तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी खरीद को सबसे बड़ी संपत्ति मान लेते हैं, बिना ये देखे कि वो पैसा ला रही है या ले जा रही है। अच्छा, रिव्यू से एक और दिलचस्प सीख मिलती है, सिर्फ कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। इसमें सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट जैसी स्किल्स का जिक्र है। क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? नहीं, रिव्यू इसे एक ज्यादा व्यापक सिद्धांत के तौर पर पेश करता है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे नौकरी करें या बिजनेस, अपने काम को सिर्फ तनख्वाह पाने का जरिया ना समझें। देखें कि आप वहां कौन सी नई स्किल सीख रहे हैं जो लंबे समय में आपके काम आएंगी। जैसे कि सेल्स और मार्केटिंग, टीम को मैनेज करना, लीडरशिप, पैसों का हिसाब किताब रखना, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या निवेश की समझ विकसित करना। रिव्यू का तर्क ये कहता है कि ये स्किल्स आपकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा कीमती साबित हो सकती हैं। ये आपको भविष्य में आय के नए स्रोत बनाने या बेहतर अवसर पकड़ने में मदद करती हैं। ये सीधे सीधे रिच डैड के उस फलसफे से जुड़ता है जहां आप अपनी काबिलियत बढ़ाकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अच्छा, यानी नौकरी को एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड समझना, जहां भविष्य के लिए स्किल्स जमा कर रहे हैं। ये वाकई एक अलग नजरिया है। और अब आते हैं सबसे बुनियादी चीज पर, मानसिकता, माइंडसेट। रिव्यू एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास बताता है। पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, जबकि रिच डैड उसी स्थिति में पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये सुनने में तो बस शब्दों का हेरफेर लगता है, पर इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है रिव्यू में? नहीं, ये शब्दों के हेरफेर से कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में दिमाग के काम करने के तरीके को दिखाता है। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता, तो आपका दिमाग वहीं रुक जाता है ना। आपने एक सीमा तय कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, अब सोचने की जरूरत ही नहीं। हाँ, बात खत्म। बिल्कुल। लेकिन जब आप पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो आप अपने दिमाग को एक चुनौती देते हैं, एक पहेली देते हैं सुलझाने के लिए। ये सवाल दिमाग को सक्रिय करता है, वो समाधान ढूंढने लगता है, रास्ते तलाशने लगता है, क्रिएटिव सोचने पर मजबूर होता है। हो सकता है आपको तुरंत जवाब न मिले, पर यह सवाल पूछने की आदत आपके दिमाग को हमेशा खुला रखती है, संभावनाओं की ओर देखती है। ये हार मानने के बजाय रास्ता खोजने की मानसिकता है। रिव्यू इसी माइंडसेट शिफ्ट को रिच डैड की पूरी सोच का निचोड़ मानता है। ये सिर्फ चीजें खरीदने के बारे में नहीं है, ये किसी भी लक्ष्य या चुनौती का सामना करने के तरीके के बारे में है। तो अगर हमें इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इस रिव्यू के मुताबिक रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने या बचाने की टिप्स देने वाली किताब नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारी बुनियादी सोच को, पैसे को लेकर हमारे नजरिए को बदलने की बात करती है। ये उस पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है कि अच्छी पढ़ाई और सुरक्षित नौकरी ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। रिव्यू हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असली आर्थिक आज़ादी सिर्फ मेहनत या बचत से नहीं, बल्कि वित्तीय समझदारी से आती है। संपत्ति और देनदारी के फर्क को समझकर लगातार सीखते रहने से, और सबसे जरूरी ऐसी संपत्ति बनाने से आती है जो हमारे लिए पैसा कमाए, भले ही हम सक्रिय रूप से काम ना कर रहे हों, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। शायद सबसे बड़ी बात यही है कि आप पैसे को देखते कैसे हैं। क्या वो सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे कमाना है और खर्च कर देना है, या वो एक औजार है, एक बीज है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही जगह बोया जाए, तो वो आपके लिए और ज्यादा पैसा पैदा कर सकता है। रिव्यू के अनुसार सोच का यही फर्क लंबे समय में आपकी आर्थिक दिशा तय करता है। तो ये चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम सब अपनी जिंदगी में पैसों से जुड़े फैसले लेते हैं। हमें सोचना होगा कि हमारी सोच, हमारे फैसले अनजाने में ही सही किस पिता के दर्शन के ज्यादा करीब हैं। क्या हम सुरक्षा और नौकरी वाली पुअर डैड की सोच से बंधे हैं,
या हम वित्तीय ज्ञान हासिल करने, संपत्ति बनाने और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने वाली रिच डैड की सोच को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।